हिस्ट्री प्राचीन भारत से 30 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। शुरुआती में जो क्वेश्चन है वो लगता है कि केवल हिंदी में ही है, लेकिन बाद में इंग्लिश में भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप लोग के पास जवाब होगा तो बताइएगा, लिख लीजिएगा। और ध्यान रहे, क्वेश्चन को यूट्यूब पे नहीं छोड़ देना है, क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये सब के सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पूरा अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। ठीक है, प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पूरा अभिलेख शास्त्र, इंग्लिश में एपिग्राफी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? VVI क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिएगा। प्राचीन पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? सही आंसर होगा ताड़पत्रों पर। ठीक है, किस पर? ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में प्राप्त होता है? ध्यान रहे, ये पुस्तक नहीं पूछ रहा है, अभिलेख पूछ रहा है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में प्राप्त होता है? सही आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, सर्वप्रथम वहीं भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मौर्य नाम किस अभिलेख पर उत्कीर्ण है? अभिलेखों पर अशोक का अलग अलग नाम है, कहीं केवल अशोक है, कहीं देवानंद प्रियदर्शी है। ठीक है, कहीं राजा अशोक है, कहीं, लेकिन अशोक मौर्य, कंप्लीटली अशोक मौर्य नाम केवल एक ही अभिलेख पर उत्कीर्ण है। वो कौन सा अभिलेख है? वो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो अशोक के किसी भी अभिलेख में अशोक मौर्य शब्द उत्कीर्ण नहीं है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में केवल अशोक मौर्य शब्द उत्कीर्ण है। क्लियर। चलिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था, कंफ्यूज नहीं होना है। सही आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत में ही रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से लोहे का तलवार मिला है? ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। किस हड़प्पा स्थल से लोहे का तलवार मिला है? सही आंसर होगा किसी भी हड़प्पा स्थल से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे दार्शनिक साहित्य कहा जाता है? अर्थात किस साहित्य को दार्शनिक साहित्य कहा जाता है जिसमें दर्शन का वर्णन किया गया हो? तो उपनिषद साहित्य को दर्शन साहित्य कहा जाता है। ठीक है, दर्शन का अर्थ होता है जो निष्पक्ष तर्क के आधार पर सत्य का अनुसंधान करे, उसे दर्शन कहा जाता है। तो उपनिषद साहित्य तर्क पर आधारित साहित्य है, इसलिए उसको दर्शन साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? ज्ञान प्राप्ति नहीं, मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? सही आंसर है साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक में कहाँ के राजाओं का जिक्र किया गया है? राजतरंगिणी पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? कल्हन। कल्हन का राजतरंगिणी पुस्तक में कहाँ के राजाओं का जिक्र है? सही आंसर होगा कश्मीर के राजाओं का। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक जिसका अर्थ होता है राजाओं की धारा, इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से चांदी का 2 मुकुट मिला है? एक नहीं, 2 मुकुट। सही आंसर है कुनाल, हरियाणा में स्थित है, यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का जिक्र किया गया है? सही आंसर होगा इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, पाटलिपुत्र के भव्यता एवं प्रशासन तथा महल का जिक्र मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में मौर्यकालीन 27 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का जिक्र किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन, किस पुस्तक में मौर्यकालीन 27 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का जिक्र किया गया है? सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्ष और 18 तीर्थों का जिक्र किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य मिला है? सही थोड़ा इसको कर लीजिए। किस हड़प्पा स्थल से सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य मिला है? तो सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य राजस्थान स्थित कालीबंगन से मिला है। ठीक है, कालीबंगन हड़प्पाई स्थल है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन से भूकंप का साक्ष्य मिला है, कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए, किस पुस्तक में कृषि प्रक्रियाओं का जिक्र मिलता है ना? कृषि प्रक्रियाओं का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। तो इस प्रकार कृषि से संबंधित प्रक्रिया का जिक्र किस पुस्तक में है? शतपथ ब्राह्मण में है। क्लियर? चलिए फटाफट चल रहे ताकि आप लोग क्वेश्चन भी याद करते जाएं और जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, गलत जवाब नहीं देना है। जवाब नहीं आता हो तो चुप रहना है, आंसर देखना है। गलत जवाब देंगे तो एग्जामिनेशन में वही दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए गलत जवाब नहीं देना है, सही जवाब का इंतजार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में 16 महाजन पदों का जिक्र किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? ईसा पूर्व 6ठी सदी में 16 महाजन पदों का जिक्र किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अब दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस पुस्तक से है? अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का जिक्र किया गया। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पदों का जिक्र है, लेकिन नाम थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती महाजन पद का मगध में विलय किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवंती महाजन पद का मगध में विलय किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। बिंबिसार के बाद शिशुनाग। कुछ पुस्तक में पहले शिशुनाग का जिक्र किया गया है ना। पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश शिशुनाग था। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक पुस्तकों में मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश है। तो शिशुनाग के द्वारा पहली बार अवंती महाजन पद का मगध में विलय किया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? सही आंसर है आलवार संतों ने। आलवार संत होते थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे, है ना। तो जो वैष्णव धर्म के संत थे उनको दक्षिण भारत में आलवार कहा गया। क्लियर? इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम बताएं। ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में अध्ययन किया था। इसका गुरु चाणक्य था, इसको तक्षशिला ले गया और वहाँ शिक्षित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तक्षशिला एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान था जो पश्चिमोत्तर भारत में स्थित था। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भू राजस्व के सर्वप्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए, गुप्त काल में भू राजस्व के सर्वप्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था?
सही आंसर है ध्रुवाधिकरण। कौन? ध्रुवाधिकरण। भू राजस्व के सर्व प्रधान अधिकारी को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य में ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए थे? क्वेश्चन एक बार फिर से, चोल राज्य में ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए थे? इंग्लिश में भी है, व्हाट वाज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इन द चोला किंगडम? सही आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया? ठीक है, किस राजवंश ने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया? नीचे इंग्लिश में है, आप लोग देख लीजिएगा जो इंग्लिश वाले हैं। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, चेर वंश। चेरा डायनेस्टी ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया। केरल के तट पर चेर वंश की स्थापना की गई थी, जिसका जिक्र अशोक के 13वें अभिलेख में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब उलझाने वाला जो क्वेश्चन होता है उस श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? सही आंसर होगा नेंडुजेलियन। एक बार फिर से, नेंडुजेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस राजा ने कराया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस राजा ने कराया था? विच किंग बिल्ट द 16 माइल लॉन्ग चोला लेक फॉर इरिगेशन? सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक था, द्वितीय चोल वंश का शासक था, जिसका संस्थापक विजयालय था। विजयालय के द्वारा द्वितीय चोल राजवंश का स्थापना 850 ईस्वी में की गई थी। प्रथम चोल राजवंश का संस्थापक इलनजेत चिन्नी था। ठीक है, इलनजेत चिन्नी। उसके बाद करिकाल। ठीक है, द्वितीय चोल राजवंश का संस्थापक 850 में विजयालय था और उसी क्रम में राजेंद्र प्रथम शासक हुआ, इसने झील का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन राज्य शामिल था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन राज्य शामिल था? ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिनको इंग्लिश समझना है वो समझ लेंगे। सही आंसर होगा प्रतिहार वंश, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट वंश। प्रतिहारा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। क्लियर? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजा शामिल हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो में चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया है ना। सही आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लवों की राजधानी कांची और महाबलीपुरम में थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नृसिंह कहते हैं, इसको नरसिंह या नृसिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? क्वेश्चन एक बार फिर से, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? स्वाभाविक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। एलोरा में राष्ट्रकूटों के द्वारा चित्र उकेरा गया, तो राष्ट्रकूट वंश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर मेरूर अभिलेख से किस राजा की जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से किस राजा की जानकारी मिलती है? सही आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। परांतक प्रथम चोल वंश का शासक था। उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध परांतक प्रथम चोल राजा से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलप्पादिकारम का अर्थ क्या होता है? सिलप्पादिकारम बौद्ध साहित्य है जो तमिल का महाकाव्य कहा जाता है। ये संगम कालीन रचना है। सिलप्पादिकारम पुस्तक के लेखक थे इलंगो आदिगल। सिलप्पादिकारम का अर्थ होता है नुपुर की कहानी। तो यह स्टोरी आप लोग को हम बढ़िया से सुनाए थे, याद होगा।
अब देखिए फर्स्ट वीडियो था थोड़ा फास्ट रहा है, धीरे धीरे इसको स्लो करेंगे, डिस्कशन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग को मिले और प्रत्येक सब्जेक्ट से डालने का कोशिश करेंगे। ये हिस्ट्री से था, हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत से था। ठीक है, ओके, गुड नाइट।